हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं आज फिर से करंट अफेयर्स डिकोडेड। तो बेसिकली आज हम इसमें काफी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखिए हम लोग बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। तो देखिए अनअकैडमी के जो नए प्राइजेस हैं वो यहाँ पर रिन्यू हो चुके हैं। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इन प्राइजेस को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये है आपकी जीएस ऑप्शनल के लिए और ये है आपके आइकॉनिक जीएस प्लस योर ऑप्शनल। ऑलराइट, तो ये नए प्राइजेस हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है आप इन प्राइजेस को यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे रेफरल कोड यूज करोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होता है, वो है आपके चैनल का नाम यानी कि स्टडी आईएएस। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको स्ट्रेट अवे 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो ये 10% अगर आपको यहाँ पर बेसिकली एक वो कहते हैं ना कूपन कोड अगर आपको चाहिए यहाँ पे 10% ऑफ को यूज करने के लिए तो आप लोग स्टडी आईएएस का नाम डाल सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक और नई सुविधा लेके आया है। अब ये सुविधा क्या है, देखो मान लो आपको अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है अनअकैडमी पे, ठीक है, और आपके पास मतलब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग यहाँ पे लोन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी प्राप्त करवा रहा है आपका अनअकैडमी। देन मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद है आपके यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। अब यहाँ पे देखो इस ऑफर में क्या है कि भाई आपको ना यहाँ पे जैसे आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते थे, अब उसमें क्या है कि पहले तो वो 1 साल तक वैलिड रहता था, 2 साल का लोगे तो 2 साल तक वैलिड रहेगा। इसमें क्या है ना 4 महीने एक्सटेंड कर दिए गए हैं। 4 months हैव बीन एक्सटेंडेड इनटू दिस। ठीक है, 4 महीने एक्सटेंड कर दिए गए। अगर आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको यहाँ पर क्या है कि जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसकी वैलिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, 4 महीने और बढ़ जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड ये है आपका अनअकैडमी का कॉम्बैट क्या है, लाइव क्विज है। ठीक है, लाइव क्विज है, ये आपकी रोज हर संडे को होती है। हर संडे को होगी 11 बजे। आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो क्या है कंपटीशन सा फील होता है, तो आप लोग यहाँ पर अपने प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार कर सकते हो कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो, किस तरीके से मतलब अभी आप कहाँ पे क्या क्या कमियां एनालाइज कर सकते हो। ऑलराइट, अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नए यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी एस्पिरेंट 2021, 22 और 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर 26 मई से इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे यू हैव टू यूज वन सिंगल कोड, दैट इज योर स्टडी आईएएस। चैनल का नाम ही आपका कोड है, इसका इस्तेमाल करने से आपको मिल जाएगा 10% का ऑफ। ठीक है, तो ये 10% का एक्स्ट्रा ऑफ अवेल करने के लिए यू हैव टू यूज ओनली द कोड स्टडी आईएएस। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो अगर इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की जरूरत है तो फिर देखिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम करो डाउनलोड। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद स्टडी आईएएस ऑफिशियल डालो, आपको इस पर्टिकुलर चैनल आपको ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग सुबह जो मैं आपकी 8 बजे द हिंदू की क्लास लेकर आती हूँ, ठीक है, सुबह 8 बजे आपकी द हिंदू की क्लास आती है, उसका पीडीएफ एज वेल एज आपका इस वाली क्लास का पीडीएफ जो है वो आपका वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना आप ताकि आपको ये पीडीएफ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज, आज का पहला टॉपिक है, देखिए क्या है ना कि ये जो पर्टिकुलर आपकी क्लास है इसमें मैं आपका पीआईबी हो, आपका इंडियन एक्सप्रेस हो और आपका बेसिकली द हिंदू, ठीक है, तो इनका कंबाइंड में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके रेगुलरली वो लेकर आती हूँ। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के तहत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो वी डिस्कस दीज टॉपिक्स ओवर हियर। ऑलराइट, चलो पहला टॉपिक है, बात करी जा रही है कि आर्कटिक वार्मिंग के बारे में। देखिए भाई जो आर्कटिक वार्मिंग है आपकी, वो अभी देखो क्या है ना, आर्कटिक जो है आपका वो 3 गुना बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पर वार्म होता हुआ नजर आ रहा है अगर हम पूरे प्लेनेट पे एक फोकस रखें। ठीक है, तो अगर प्रीवियसली देखें तो ये इस बारी जो है ना कि यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का कहना ये है कि भैया ये तो 3 गुना और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो गर्म होने की, वार्म होने की, वो बढ़ती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसने वार्निंग दी है। अब इसके बाद देखो कि जो आपका आर्कटिक रीजन है वो इफेक्ट हो रहा है, बेसिकली ये जो इफेक्ट्स हैं वो है आपके ग्लोबल वार्मिंग के, दैट कैन बी सीन मोस्ट ड्रामेटिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो इतना ज्यादा वार्म अप हो रहा है
और बहुत तेजी से हो रहा है। अगर एक एवरेज देखा जाए तो बहुत तेजी से हो रहा है ये। और जो आइस कैप्स हैं, आइस कैप्स जो है आपके आर्कटिक में, वो यहाँ पर श्रिंक हो रहे हैं बहुत तेजी से, जल्दी जल्दी यहाँ पर श्रिंक हो रहे हैं। वॉल्यूम जो है आपके आर्कटिक सी आइस की वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 75% तक तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर डेक्लाइन देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो आर्कटिक आइस है वो मेल्ट होती है आपकी सी में, और उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल चैलेंजेस यहाँ पर नेचर में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर दूसरी साइड पे देखें तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो आपका नॉर्दर्न सी रूट है वो बेसिकली ये ओपन करता है आपके नॉर्दर्न सी रूट को, जो कि कनेक्ट कर रहा है आपके नॉर्थ अटलांटिक को टू योर नॉर्थ पैसिफिक। नॉर्थ अटलांटिक ओशन को नॉर्थ पैसिफिक ओशन से ये यहाँ पर कनेक्ट करता है। तो बेसिकली एक शॉर्ट पोलर आर्क सा फॉर्म हो जाता है। और जो आपके बहुत सारी अर्थ की ऑब्जर्वेशन है, देयर आर वेरियस अर्थ ऑब्जर्वेशन स्टडी जो कि यहाँ पे प्रिडिक्ट करती है कि ये जो रूट है, दिस रूट कुड बी आइस फ्री इन समर बाय 2050। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, एक स्टडी करी गई जिसके हिसाब से यहाँ पे एक प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि जो आपका नॉर्थ अटलांटिक से लेकर नॉर्थ पैसिफिक तक का जो ये रूट है, ये जो एक शॉर्ट पोलर आर्क बनता है, बेसिकली ये आपका बिल्कुल आइस फ्री हो जाएगा समर में। ठीक है, कब होगा ये? 2050 तक। अब यहाँ पे देखो, बिफोर फुली कमर्शियलाइजिंग द एनएसआर, एनएसआर क्या है? नॉर्दर्न सी रूट है आपका। तो जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो यहाँ पर दे शुड मस्ट एक्सेस द क्रिटिकल इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग आर्कटिक एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से काफी चैलेंजेस भी फेस करने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका नॉर्दर्न सी रूट। हियर यू कैन सी दिस, ये है आपका नॉर्दर्न सी रूट। ऑलराइट, ये आपको पूरा दिख रहा है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे ना क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस से। देखो यहाँ पे ग्लोबल जो हमारी क्लाइमेट है, सबसे बड़ी चीज तो वो है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आपका आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, ठीक है, बेसिकली दे एक्ट लाइक द वर्ल्ड रेफ्रिजरेटर। तो ये हमारे वर्ल्ड के एक तरीके से कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, जिसमें हम लोग कोई भी सामान ठंडा करने के लिए रखते हैं, तो वही वाले। तो बेसिकली आपका जो आर्कटिक है और अंटार्कटिक है, तो उनको यहाँ पे बोला जाता है कि ये वर्ल्ड के रेफ्रिजरेटर हैं। ठीक है, सो सिंस दे आर कवर्ड इन व्हाइट स्नो, तो ये पूरी तरीके से व्हाइट स्नो में कवर्ड है। एंड जो आइस है यहाँ पे, वो आइस जो है वो रिफ्लेक्ट करती है हीट को बैक इनटू द स्पेस, और ये है आपका एल्बिडो इफेक्ट। या ये क्या होता है आपका? एल्बिडो इफेक्ट है। जो यहाँ पे स्नो है आपकी, वो स्नो क्या करती है, जैसे आपकी सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो ये सूर्य की जो रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है स्पेस में। कहाँ पे? स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक है, जहां से आई है वहीं चली जाए वाला एक स्थिति। तो ये बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि ये है आपका अल्बीडो इफेक्ट। तो ये यहाँ पे बैलेंस करता है, इट बैलेंस आउट देयर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट ऑब्जॉर्ब हीट। ऑलराइट, उसके बाद जो लॉस है आपके आइस का, जो वार्मिंग वाटर है, वो यहाँ पे ना सी लेवल को इफेक्ट करेगा, और जो सैलिनिटी लेवल है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो करंट और प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो है वो भी, उनमें भी हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत अलग चीजें देखने को मिलेंगी। और उसके बाद देखो जो लेस आइस है, ठीक है, लेस आइस मींस का मतलब ये होता है कि लेस रिफ्लेक्टेड हीट, तो कम हीट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, यानी कि जो इंटेंस हीट वेव्स हैं वो वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा वो कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है। उसके बाद देखिए, इट विल ऑल्सो मीन मोर एक्सट्रीम विंटर्स, हमारे यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम विंटर्स आएंगी फिर। और जो आपकी एज द पोलर जेट स्ट्रीम जो है, बेसिकली अ हाई प्रेशर विंड है जो सर्कल करती है आपके आर्कटिक रीजन को, वो यहाँ पे डी स्टेबलाइज्ड हो जाएगी बाय वार्म एयर। ठीक है, और यहाँ पर इट कैन ऑल्सो डिप साउथ ब्रिंगिंग द बिटर कोल्ड विद इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ठंडी जो हवाएं नहीं होती हैं उनको ये अपने साथ लेके आया करेगी। ऑलराइट, चलिए उसके बाद यहाँ पे कोस्टल कम्युनिटीज की बात करें तो देखो जो ग्लोबल एवरेज है आपके सी लेवल का, वो राइज हो रहा है। ठीक है, वो आपका 7 से 8 इंची जो है वो बढ़ता जा रहा है करीब आपके 1900 से, और ये बहुत वर्स होता जा रहा है। अब यहाँ पे जो राइजिंग सीज है वो एंडेंजर कर रहा है यहाँ पे कोस्टल सिटीज को, स्मॉल आइलैंड नेशंस को जो कि वहां पे आसपास है। एंड दिस इज बाय एक्सीबरेटिंग कोस्टल फ्लडिंग एंड स्टॉर्म सर्च। उसके बाद यहाँ पर जो आपका ग्रीनलैंड आइस शीट है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, ग्लेशियल मेल्ट है, एंड इट इज
सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर सी लेवल राइज। तो यहाँ पे क्या है कि ना जो आपका ग्रीन लाइन की आइस शीट है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे मेल्ट हो रही है। तो उससे क्या है कि यहाँ पर इजी प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में जो सी लेवल होगा वो किस प्रकार से यहाँ पे राइज करेगा। इफ इट मेल्ट्स इंटायरली तो ग्लोबल सी लेवल जो है वो आपका 20% यानी कि 20 फीट तक राइज कर जाएगा, एंड दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। उसके बाद फूड सिक्योरिटी की बात करें तो देखो जो आपके पोलर वर्टेक्सेस होते हैं, बेसिकली वो वहां पर क्या हो रहा है कि जो हीट वेव्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं और अनप्रिडिक्टेबल है सारी चीजें। वेदर आपका अनप्रिडिक्टेबल है कि वेदर की वजह से क्या होगा, दे विल कॉज बाय आइस लॉस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके आइस लॉस की वजह से होंगी, जो कि अभी यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डैमेज कर रही है क्रॉप्स को, जो कि आपके जो ग्लोबल फूड सिस्टम है, जो पूरा आपका वर्ल्ड है उन पे डिपेंड होता है, वो उसमें ही डैमेज कर रही है यहाँ पे। और ये जो जो बेसिकली आपकी इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, ये कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे, और जो हायर प्राइसेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या है ना, क्राइसिस बढ़ती जा रही है, उसी के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये इन सारी चीजों से हमारे वर्ल्ड पे, सारी चीजों पर, रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऑलराइट, चलिए उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो बात आती है आपके पर्माफ्रॉस्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की। तो देखो पर्माफ्रॉस्ट क्या है, पर्माफ्रॉस्ट इन द आर्कटिक रीजन, बेसिकली ये है एक ग्राउंड दैट इज परमानेंटली फ्रोजन। जो एक ग्राउंड होता है, पर्माफ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जमीन जो कि परमानेंटली फ्रोजन है, ये आपकी कैसे भी यहाँ पर ठंडी नहीं हो सकती, एकदम फ्रोजन है, ये फ्रोज्ड। तो यहाँ पर दे स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। यहाँ पर क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में मीथेन होता है, एंड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है जो कि आपका कंट्रीब्यूट करती है क्लाइमेट चेंज में। उसके बाद क्या होता है, when it gets melted, जब ये मेल्ट हो जाती है तो जो मीथेन है, मीथेन यहाँ पर रिलीज हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, which in turn will increase the rate of global warming। अब यहाँ पर जैसे जैसे आपकी आइस जो है वो मेल्ट होती जाएगी, अब वो मेल्ट होगी यानी कि मीथेन रिलीज हो रहा है, मीथेन रिलीज होगा यानी कि जो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। जो रेट है ग्लोबल वार्मिंग का वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। As more quickly जो आर्कटिक आइस है आपकी, it is lost, and more rapidly जो permafrost है वो भी यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, and this will result in a vicious cycle that may result in a climate catastrophe। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपकी जो आर्कटिक आइस है वो धीरे धीरे यहाँ पर मेल्ट होती जा रही है। जो आपका पर्माफ्रॉस्ट पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जो ग्राउंड है वो यहाँ पे धीरे धीरे मेल्ट होगा। तो उससे क्या होगा कि क्लाइमेट जो है वो, क्लाइमेट में जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो हमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी थ्रेट है। कैसे, क्योंकि देखो मेल्टिंग जो है आपकी जो हो रही है उससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है आपकी वो सीरियस थ्रेट में आ चुकी है। कैसे, क्योंकि जो हैबिटेट है, हैबिटेट का लॉस है, यहाँ पे डिग्रेडेशन है, एब्सेंस है आपका, एब्सेंस ऑफ ईयर लॉन्ग आइस, हायर टेम्परेचर्स, एंड आर मेकिंग आर्कटिक मरीन, जो आर्कटिक मरीन है जिनका लाइफ सर्वाइवल है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर जो आपका प्राणी है वो अपने जो भी रीजन में रहता है उसी के थ्रू वो अडेप्ट रहता है कि भाई ये अगर मैं बहुत गर्मी झेल सकती हूँ तो मैं गर्मी वाले उसमें रहूंगी, अगर मैं बहुत सर्दी झेल सकती हूँ तो मैं सर्दी वाले उसमें रहूंगी। तो हर आपका चाहे मरीन लाइफ हो, ठीक है, उनका सर्वाइवल ऐसे ही होता है, चाहे प्लांट्स हो, बर्ड्स हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पर जब आपका क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगी तो इनका क्या है, जो इनकी लाइफ है, ये जो स्पीशीज है वो भी यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर लॉस ऑफ आइस से क्या होगा, जो मेल्ट हो जाएगी आपकी परमाफ्रॉस्ट, उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पोलर बियर्स हैं, आपने देखा है ना पोलर बियर्स कहाँ रहते हैं, दे आर व्हाइट इन कलर एंड दे मूव ऑन दैट पर्माफ्रॉस्ट लैंड, ठीक है, जहां पर पूरी आइस ही आइस है, पूरा आइस से कवर है, वहां पर आपके पोलर बियर्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपके वल्रोसेस होते हैं, आर्कटिक फॉक्सेस हैं, स्नोई आउल्स हैं, राइनडियर हैं, तो ये सारी स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आप सोचो कि यहाँ पर अगर आइस ही खत्म हो जाएगी, सब मेल्ट हो जाएगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। उसके बाद जो आपका टुंड्रा है, टुंड्रा इज ऑलरेडी रिटर्निंग टू अ स्वैम्प। जो पर्माफ्रॉस्ट है इट इज थॉइंग, एंड सडन स्टॉर्म्स जो है वो वहां पे कोस्ट लाइंस पे देखने को मिलते हैं। वाइल्ड फायर्स हैं जो कि यहाँ पे डिवास्टेट कर रही हैं आपकी कनाडा और रशिया को। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से देखिए जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो हमारे एक नेचुरल चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो यहाँ पर उनका धीरे धीरे करके डेक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज भी।
क्योंकि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हम लोग क्या भूल गए हैं कि यहाँ पे जो स्पीशीज हैं, जो लोग हैं, उनको भी इन सारी चीजों की जरूरत है। चलिए, अब यहाँ पर इंडिया का रोल क्या होता है इसमें ये देख लेते हैं। तो देखो, इंडिया का जो इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट्स वगैरह हैं, दे आर लाइक दो डिस्टेंस आर नॉट पेरिफेरल। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडियाज एक्सटेंसिव कोस्टलाइन मेक्स अस वल्नरेबल टू इम्पैक्ट ऑफ आर्कटिक वार्मिंग ऑन ओशन करंट। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो जो इम्पैक्ट हो रहा है आपके आर्कटिक वार्मिंग से ओशन करंट्स में, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वेदर पैटर्न्स हैं, फिशरीज वगैरह हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनसून वगैरह है, वो यहाँ पर इम्पैक्ट होंगे। दूसरी चीज क्या है, जो मॉनिटरिंग हो रही है आपके थर्ड पोल की, तो साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से आर्कटिक डेवलपमेंट्स में इन विच जो आपका इंडिया है, इंडिया हैज अ गुड रिकॉर्ड दैट विल कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर क्लाइमेट चेंज इन द थर्ड पोल, दैट इज योर हिमालयाज। उसके बाद जो स्ट्रैटेजिक नीड है, देखिए स्ट्रैटेजिक नीड तो है ही, जो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं आपके ऑफ एन एक्टिव चाइना, जो कि चाइना आपका आर्कटिक की तरफ काफी ज्यादा एक्टिव है, एंड इसकी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, वो रशिया के साथ बहुत ग्रो हो रही है, सेल्फ एविडेंट है, एंड दे नीड अ क्लोज मॉनिटरिंग। उसके बाद कुछ स्टेप्स जो इंडिया को भी लेने चाहिए। तो इंडिया बेसिकली ऑब्जर्वर स्टेटस में है आपके आर्कटिक काउंसिल में। अभी आर्कटिक काउंसिल आपका न्यूज में रहा था, इसीलिए ये टॉपिक आया है। तो देखो, आर्कटिक काउंसिल में बेसिकली आपका जो इंडिया है वो ऑब्जर्वर के स्टेटस पे है, विच इज प्रीडोमिनेंट इंटर गवर्नमेंटल फोरम। तो जो आपका आर्कटिक काउंसिल है क्या है, वो एक प्रीडोमिनेंट इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ताकि यहाँ पे कोऑपरेशन हो सके आपकी आर्कटिक एनवायरनमेंट में और डेवलपमेंट एस्पेक्ट में। तो बेसिकली क्या है, इट इज हाई टाइम दैट इंडियाज प्रेजेंस ऑन आर्कटिक काउंसिल शुड बी अंडरपाइंड बाय अ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एट दैट encompassed economic, environmental, scientific and political एस्पेक्ट। तो यहाँ पे इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली भी और यहाँ पर काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे जुड़े रहना। ओके, चलो अगली खबर देखो। ये देखो, यहाँ पे बात हो रही है आपकी ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप की। तो आप लोगों ने देखा था कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऐप लेके आई जाएगी जिसपे आपकी जो हियरिंग्स वगैरह होती हैं वो उसी ऐप के थ्रू हो जाएंगी। तो ये जो ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप है, अब ये है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ई कमिटी जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ई कमिटी ने यहाँ पर रिलीज किया है एक मैनुअल फॉर इट्स टॉप सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, ठीक है, जिसमें आपकी फ्री सर्विसेज होंगी, आपका ई कोर्ट सर्विसेज दी जाएंगी। कितनी लैंग्वेजेस में, मोबाइल में आपकी पर्टिकुलर ऐप आ जाएगी, 14 लैंग्वेजेस में यहाँ पर आपको ये प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, आप लोग यहाँ पे बेसिकली क्या है इस ई कोर्ट सर्विसेज ऐप में है क्या, बेसिकली यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो सेव्ड केसेस बाय योर नेम और सरनेम, सर्च कर सकते हो केसेस बाय ईयर, सर्च कर सकते हो सेव्ड केसेस बाय योर नंबर, क्यूआर कोड जो है वो यहाँ पर प्रिंटेड है ऑन योर फाइल, चेक कर सकते हो स्टेटस के ऑन द गो, और जितनी भी आपकी चाहे गवर्नमेंट के ऑफिस हो, बैंक्स हो, कंपनीज हो, इंस्टीट्यूशन हो, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो ऐप है ये अवेलेबल है आपकी इंग्लिश में, हिंदी में, आसामीज में, बंगाली में, गुजराती में, कन्नड़ में, खासी में, मलयालम में, मराठी में, नेपाली में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में और तेलुगु में। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी काफी सारी लैंग्वेज है, 14 लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये आपकी ऐप यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो ये जो ई कोर्ट सर्विस ऐप है ये यहाँ पे एम कर रही है कि यहाँ पे जो लिटिगेंट्स है उनको यहाँ पे बेनिफिट मिले, सिटीजन्स को, लॉयर्स को, लॉ फर्म्स को, पुलिस को, गवर्नमेंट एजेंसीज को और बाकी जितने भी आपके इंस्टीट्यूशनल लिटिगेंट्स हैं, दे हैव सो फार क्रॉस 57 लाख डाउनलोड्स। तो अब तक ये यहाँ पर 57 लाख लोगों ने, ठीक है, 57 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो अगर आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है आप लोग कर सकते हैं फॉर ऑल द थिंग्स जो कि आपके कोर्ट में चलती हैं। ओके, फिर ये ऐप जो है वो एक्ट करेगी एज अ पर्सनलाइज्ड डिजिटल केस डायरी, जो कि यहाँ पे केस की जितनी भी डिटेल्स वगैरह है वो आपको अपने हैंड में ही मिल जाएंगी, कहीं पैसा खर्च नहीं करना, कहीं समय खर्च नहीं करना, आपको सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर जस्टिस है धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जज हैं आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है, और चेयरपर्सन ऑफ कमिटी। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि अब आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा और आप लोग इजीली यहाँ पर एक सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप लेके आ गए हैं, जिससे आप लोग अपनी जितनी भी चीजें हैं, केसेस वगैरह हैं, वो यहाँ पर देख सकते हो। ओके, अगली बात करते हैं, बात हो रही है यहाँ पे चाइना के CEEC के बारे में। तो देखो अभी हाल फिलहाल में क्या था कि आपकी कंट्री है लिथुनिया, लिथुनिया अभी हाल फिलहाल में
बहुत न्यूज में रही है। द हिंदू में इसका एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया था। अब देखो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो लिथुआनिया है उसने क्विट कर दिया है चाइना का 17+1 कोऑपरेशन फोरम, ठीक है, विद योर सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। तो जिसमें क्या है कि जो आपके यूरोपियन मेंबर्स हैं वो इसको बोल रहे हैं, दे आर कॉलिंग इट डाइवर्सिव। ओके, अब यहाँ पे ये रहा आपका लिथुनिया। तो लिथुनिया आप लोग देख सकते हैं, ऊपर एस्टोनिया आता है, एस्टोनिया के बाद लातविया आता है, फिर आता है लिथुनिया। आसपास आपको बेलारूस देखने को मिलेगा, रशिया है, पोलैंड है। तो यहाँ पे बाल्टिक सी पड़ती है और इसी वजह से इन तीनों कंट्रीज को एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया को बोलते हैं बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। ऑलराइट, इसकी कैपिटल है विल्नियस। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पे देखो ये जो कोऑपरेशन है बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, तो बेसिकली इनिशिएटिव है बायो चाइनीज मिनिस्ट्री, ठीक है, चाइनीज मिनिस्ट्री आपके फॉरेन अफेयर्स की, वो यहाँ पर प्रमोट करते हैं बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को, रिलेशंस को अपने अमंग योर 16 कंट्रीज, 16 कंट्रीज के साथ यहाँ पर ये अपना जो इन्वेस्टमेंट रिलेशन है, हर तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, किसमें, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ। और ये जो फॉर्मेट है इसको फाउंड किया गया था 2012 में वॉर्सो में। वॉर्सो है आपकी पोलैंड की कैपिटल, ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अर्लियर इट वाज नोन एज 17+1, पहले इसको 17+1 बोला जाता था, बट अब यहाँ पे लिथुनिया ने जैसे क्विट कर दिया है मई 2021 में, अब इसको क्या बोला जाएगा, 16+1। क्या बोला जाएगा अब, 16+1। याद रखना किसने बाहर निकल गया, आपकी यूरोप की कंट्री लिथुनिया यहाँ पर बाहर निकल गई है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है, बेसिकली ये जो टर्म है वो एनकम्पस करता है कंट्रीज जो कि आपके सेंट्रल यूरोप में आती हैं, बाल्टिक्स है, ईस्टर्न यूरोप की तरफ आती हैं, साउथ ईस्ट यूरोप में आती हैं, यानी कि जो बल्कन्स हैं आपके। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक मीनिंग का यूज किया जा रहा है, फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स फ्रॉम योर ईस्टर्न ब्लॉक एंड द वॉर्सो पैक्ट इन यूरोप। तो लिथुनिया यहाँ पे एक जो कंट्री है वो एक बाल्टिक रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया, यूरोप में, और इसकी कैपिटल है विल्नियस। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगली खबर देखो, गुजरात में यहाँ पर आ गया है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2021। अब देखिए ये यहाँ पर बात कर रहा है लव जिहाद के बारे में, यहाँ पे ये एंटी लव जिहाद पे ये पर्टिकुलर बिल आया। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं कि गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल जो है आपका, बेसिकली क्या है, अमेंडमेंट बिल है। तो बेसिकली क्या है कि जो गुजरात के गवर्नर हैं उन्होंने यहाँ पर असेंट दी है इस गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल के लिए, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है फॉर योर एंटी लव जिहाद बिल। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो बिल था इसको पास किया गया था इन द स्टेट असेंबली ड्यूरिंग योर बजट सेशन। तो बजट सेशन के टाइम पर इसको पास किया गया था मार्च 2021 में। फिर जो गुजरात का आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल है 2021 का, इसको प्रपोज किया गया था, इसमें पनिशमेंट जो थी 3 से 10 साल की जेल में फॉर फोर्सेबल और फ्रैडुलेंट रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू मैरिज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था कि मान लो, देखो यहाँ पे क्या है कि बात रिलीजन की हो रही है, अगर मान लो कि यहाँ पे ये हिंदू लड़की है, ठीक है, और हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है, तो मुस्लिम लड़का जो है अगर वो यहाँ पर क्या है कि उसको जबरदस्ती बोलेगा कि आप यहाँ पे अपना धर्म परिवर्तन करो, तो फिर क्या है कि उसके लिए यहाँ पर एक मतलब क्या है कि उसको फोर्सफुली अगर वो उसको बोलता है कि तुम अपना धर्म यहाँ पे चेंज करो, तो उसको यहाँ पे क्या है, पनिशमेंट मिल जाएगी, कितनी, 3 से 10 साल की। ऑलराइट, उसके बाद ये जो बिल है आपका ये अमेंड करता है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 में जो आया था, जिसके तहत यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट है ये एम कर रहा है कि यहाँ पे रिड्यूस हो सके एक पर्टिकुलर इमर्जिंग ट्रेंड जो भी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे जो वुमेन्स हैं दे आर ल्यूर्ड टू मैरिज, ठीक है, और यहाँ पर जो पर्पस होता है इन शादियों का, वो पर्पस यही होता है कि यहाँ पर आके इनका जो धर्म है उसका परिवर्तन करवा सके। ऑलराइट, तो 2030 में ये जो एक्ट आया था ये डील कर रहा था रिलीजन कन्वर्जन्स को, जैसे फोर्स करके या मिस इंटरप्रेट करके यहाँ पर जो हिंदू लड़की होती थी, ठीक है, इंडियन गर्ल थी, इंडियन कह रही हूँ, हिंदू लड़की थी, ठीक है, हिंदू लड़की यहाँ पर मुस्लिम में कन्वर्ट करा दी जाती थी। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी रहती थी, इसी वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर बिल लेकर आया गया है। तो ये अमेंडमेंट बिल जो है ये मेंशन कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है एक बेटर लाइफस्टाइल को, इम्पर्सनाइजेशन को, डिवाइन ब्लेसिंग्स को, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स है आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दे आर ऑल्सो इनेक्टेड the similar anti-love jihad law that banned fraudulent conversions through marriage, ठीक है। यहाँ पे शादी करने के बाद क्या था कि उनको
उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो ये आपका द हिंदू में भी न्यूज में रहा है, ठीक है, आज ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो देखो ईरान और आपका जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनका बेसिकली एक टेम्पररी अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें क्या था कि ईरान ने डिसीजन लिया था कि वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेगा एक्सेस करने के लिए इंस्पेक्टर को। तो यानी कि जो उनकी साइट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर साइट्स हैं इनकी जहाँ पे न्यूक्लियर वर्क चलता है, तो वहां पे जो पिक्चर्स वगैरह हैं, उन्होंने बोल दिया था ईरान वालों ने कि वो पिक्चर्स यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर वो पिक्चर्स नहीं लेगा। तो दिसंबर 2020 की अगर बात करें तो ईरान का जो पार्लियामेंट था उसने पास किया था लॉ को डिमांड करने के लिए एक सस्पेंशन, ठीक है, ऐसे इंस्पेक्शंस का जो कि यूएस द्वारा किया जाता है। एंड यूएसए फेल टू लिफ्ट सैंक्शंस, ठीक है। तो यूएसए यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि यूएसए ने यहाँ पे सैंक्शन लगा दिए थे। बेसिकली क्या था, अभी पूरा जानकारी लेते हैं इसके बारे में। देखो ईरान यहाँ पे जो है, ईरान विल स्टॉप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉलंटरी मेजर्स एज एनविसेज्ड इन द 2015 न्यूक्लियर डील। अब यहाँ पर देखो क्या है, न्यूक्लियर डील हुई थी आपकी 2015 में, जिसके तहत बोला गया था कि जो ईरान है, ईरान के अंदर यूरेनियम बहुत ज्यादा है, तो यूरेनियम का एनरिचमेंट जो है ईरान करता है, किस लिए करता है, न्यूक्लियर के लिए करता है। तो ये ना करे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बैरक ओबामा 2015 में एक पर्टिकुलर ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में उन्होंने बात करी, ठीक है, जिसके तहत यहाँ पर ईरान भी मान चुका था कि यूएस वाले हम पे सैंक्शन नहीं लगाएंगे और हम यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। फिर आ गए आपके डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इस पर्टिकुलर डील की कोई जरूरत नहीं है, इस डील से बाहर निकल गए और उन्होंने खूब सारे सैंक्शंस जो थे वो लगा दिए ईरान पे, ठीक है। इसी वजह से इसी बीच में ईरान ने क्या करा, उसने अच्छा खासा यूरेनियम का एनरिचमेंट किया न्यूक्लियर के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, जो ईरान है, ईरान यहाँ पे कंटिन्यू करेगा इम्प्लीमेंट करना फुली विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। एंड यहाँ पर जो इसकी कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट है आपके एटॉमिक एजेंसी के साथ, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। एंड अंडर अ कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड अग्रीमेंट, ये जो आपका अग्रीमेंट है, तो यहाँ पर आपकी जो एजेंसी है उसके पास राइट है, ऑब्लिगेशन है, जिससे वो इंश्योर करे, सेफगार्ड करे all applied like they are applied on all nuclear material, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेरिटरी में, जुरिस्डिक्शन में, कंट्रोल है आपका स्टेट में, ठीक है, फॉर एक्सक्लूसिव पर्पस ऑफ वेरीफाइंग दैट सच मटेरियल इज नॉट डाइवर्टेड टू न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है आपका, इसको यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज नहीं किया जाए, या फिर कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव। तो यहाँ पे ये जो नो एक्सेस वाली बात हुई थी, तो ये नो एक्सेस विल बी गिवन टू द एजेंसी बियॉन्ड सेफगार्ड ऑफ द नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी। ऑलराइट, तो ईरान यहाँ पे ना डिनाई कर रहा था कि ये जो रियल टाइम एक्सेस है, फुटेज वगैरह है, सर्वेलेंस है, कैमरा वगैरह है जो इंस्टॉल किए जाते हैं साइट्स पे, वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। इफ यहाँ पर जो सैंक्शंस है उनको नहीं हटाया गया जाएगा, ठीक है, तो वो 3 महीने में, विद इन 3 months इट विल डिलीटेड। ऑलराइट, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो डील है मैंने आपको बता दिया, ईरान की न्यूक्लियर डील जो है वो मैंने आपको बता दिया क्या डील है। ये डील हुई थी आपके P5+1 ग्रुप है आपके वर्ल्ड के पावर के, उनके बीच में ये डील हुई थी, जिसमें आपका यूएस आता है, यूके आता है, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है और जर्मनी है। तो अग्री किया था इन्होंने एक लॉन्ग टर्म डील पे न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत, जिसके तहत क्या हुआ था कि ये जो डील थी इसको नेम किया गया था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और इसमें एक कॉमन पार्लेंस था, वो था आपका ईरान न्यूक्लियर डील। तो अंडर दिस डील जो आपका ईरान है, ईरान यहाँ पे अग्री कर गया था कि वो जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे नहीं करेगा, और यहाँ पर जो लोग हैं बेसिकली वो यहाँ पे लिफ्ट कर देंगे उस पे जो सैंक्शंस वगैरह लगे हुए हैं, ताकि वो ग्लोबल ट्रेड कर सके। ओके, फिर जो अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट अलाउ करता है ईरान को टू अक्यूमुलेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरेनियम फॉर रिसर्च, बट इट इज बैंड कि यहाँ पर एनरिचमेंट हो सके यूरेनियम का। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, बेसिकली अगर इसके बारे में बात करें तो ये बहुत मतलब वाइडली बहुत फेमस है आपके इस नाम से, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी यूनाइटेड नेशन में है, ठीक है, और ये इंटरनेशनल सेंटर है आपका कोऑपरेशन का इन न्यूक्लियर फील्ड। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका देखो 1957 में, इन रिस्पॉन्स फॉर द डीप फियर्स एंड एक्सपेक्टेशन जनरेटेड बाय द डिस्कवरीज, और ये बेसिकली डाइवर्स यूजेस हो रहे थे जो आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के। अगर इसका हेडक्वार्टर देखें, हेडक्वार्टर इसका वियना में है, वियना इज इन ऑस्ट्रिया,
और ऑब्जेक्टिव यही रहता है इस एजेंसी का, ये वर्क करे विद इट मेंबर स्टेट्स और मल्टी पार्टनर्स जो हैं, इसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उनके साथ वर्क करे, वर्ल्ड वाइड वर्क करे, प्रमोट करे सेफ, सिक्योर और पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। और उसके तहत यहाँ पर 2005 में इसको अवार्ड भी मिला था नोबेल पीस प्राइज का फॉर देयर वर्क, जो ये वर्क कर रहे हैं सेफ रखने का और एक पीसफुल वर्ल्ड बनाने की सोच रहे हैं। ऑलराइट, तो यही था आज की आप लोगों की वीडियो में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड हाँ, आप लोग इसको, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो आप लोग इसको लाइक करना, ठीक है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड व्हेन यू लाइक तो आप लोग यहाँ पर थम्स अप तो दे ही देना, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके यूपीएससी के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप लोग सुबह द हिंदू की क्लास में आते हो तो आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप वहां पढ़ोगे उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाएगा एकदम क्लियर। ओके, सो आई टेक यू द हिंदू क्लास। तो बेसिकली आपकी द हिंदू की क्लास रेगुलरली मैं सुबह 8 बजे लेती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप लोग उस क्लास में ज्वाइन इन कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। वी विल गोना मीट टुमारो विद अनदर वीडियो एंड विद अनदर टॉपिक्स। ऑलराइट, चलिए बाय बाय।